हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। आज आपसे बात करूंगा क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में। तो क्लास 11th में केमिस्ट्री की जो पहली यूनिट है, जिसका पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अर्थात रसायन की मूल अवधारणाएं। तो इसमें थोड़ा सी बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, उस पर बात करते हैं। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया को यदि स्पेनिश भाषा में देखा जाए तो उसका अर्थ होता है रूपांतर। और केमिस्ट्री की उत्पत्ति 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य हुई मानी जाती है। और यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसमें अनेक ऋषियों का नाम सामने आता है। तो सबसे पहले बात करूंगा महर्षि भारद्वाज के बारे में। 2500 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने हिमालय के क्षेत्र में एक सम्मेलन में औषधियों के बारे में वर्णन किया था। ये बातें चरक संहिता में उल्लेख है। इसका अर्थ है कि इंडियन जो लोग थे, महर्षि थे, ऋषि थे, इनको औषधियों के बारे में जानकारी थी। महर्षि कणाद, इन्होंने कहा था कि जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों के रस में आयन के रूप में, कण के रूप में उपयोगी पदार्थ होते हैं, जो हमारे रोगों के उपचार में प्रभावी होते हैं। इसी को उन्होंने रसायन भी कहा। यदि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के बारे में बात करेंगे तो वहां नाम आ जाता है महर्षि कणाद के बारे में। वैसे केमिस्ट्री के जनक के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम लेवासिए। तो और सारी बातें भी हैं इसके संबंध में, एक नहीं कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। पारस पत्थर, पारस पत्थर को आयरन या तांबे के वस्तुओं से स्पर्श कराते हैं तो वह सोने में बदल जाता है। इसका अर्थ क्या है? ये कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होगी। अमृत जैसे शब्द का उल्लेख धार्मिक कहानियों में लोग अमृत पीकर अमरत्व प्राप्त कर लिए, अर्थात वो भी कोई ना कोई पदार्थ है और उसके बारे में उस समय उन लोगों की जानकारी थी। थोड़ा सा रामायण की तरफ चलते हैं कि रामायण में लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो उनको बचाने के लिए हनुमान जी ने लंका से वैद को लाते हैं, और वह वैद ये बताता है कि लक्ष्मण के प्राण तभी बचेंगे जब संजीवनी आएगी और उसको इनको दिया जाएगा। तो लंका में सुसैन वैद का होना और वैद द्वारा रोगों का इलाज करना इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय भी रसायन था। हड़प्पा काल से पूर्व हमारे
भारत में जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो उसका उदाहरण है, उस समय का बना हुआ है। अर्थात उस समय उन धातुओं के बारे में लोगों की जानकारी थी। बिहार के भागलपुर जिले में मिश्र धातु की बनी बुद्ध की प्रतिमा है। उस समय में भी लोगों को इन तत्वों के बारे में जानकारी थी। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति को जब हम देखते हैं तो बहुत पहले से लोग इस क्षेत्र में कार्य किए हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति उसका उल्लेख, उसकी शुरुआत 15वीं से 16वीं शताब्दी में ही मानी जाती है। इसलिए कि वैज्ञानिकों द्वारा जो भी बातें उल्लेख की गई वो एक्सपेरिमेंटल थी, प्रयोगों पर आधारित। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा कही हुई बातें वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में किताबों में वर्णन। तो रसायन के बारे में जो बातें हम करेंगे आपसे, सबसे पहले रोवाल्ड हॉफमैन, उन्होंने कहा था कि रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विषय है। लेकिन जब वही बात हम रसायन विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा सा सुधार करके कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, संरचना, गुणधर्म और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो पहला है अकार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त तत्वों और उनसे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, केवल कार्बन को छोड़कर। यानी कार्बन के बारे में इसमें अध्ययन नहीं करते। जितने भी तत्व हैं उनमें से कार्बन को छोड़ देते हैं, बाकी सभी तत्वों और उनके यौगिकों के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। दूसरा, कार्बनिक रसायन। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक में सिर्फ कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा क्यों? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में लिस्टेड है 118 एलिमेंट्स, यानी 118 तत्व, उसके आगे भी खोजे गए हैं, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है। तो 118 में से एक अकेले कार्बन को इसमें अध्ययन करते हैं और उससे बने हुए यौगिकों के बारे में, जबकि शेष जो बच जाते हैं उनके बारे में
अकार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये भी है कि जो अकार्बनिक यौगिक यौगिकों कर लें, यौगिकों की संख्या 90,000, यानी अकार्बनिक रसायन में 90,000 यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि कार्बनिक में कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख। तो यही कारण है कि कार्बनिक रसायन में सिर्फ कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तार ज्यादा है। अब आगे चलते हैं। इसकी तीसरी जो शाखा है भौतिकी रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, अभिक्रियाओं के वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा जो है, जिसको कहते हैं औद्योगिक रसायन अर्थात इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थ को बड़े पैमाने पर निर्माण करने के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, बड़ा पैमाना और छोटा पैमाना अलग अलग होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जो घरों में हमारी माँ बहनें खाना बनाती, अगर उनसे ये कह दीजिए कि आपको 500 लोगों को खाना बनाना है, एक औरत सामान्यतः 10 आदमी का खाना सिंपली बना लेती है, और 50 औरतों को बुला लीजिए और सबको कहिए कि आप लोग मिलकर 500 लोगों का खाना बना दीजिए, फिर देखिए खाना तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। नमक कम हो गया या मसाला कम हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। कारण क्या है कि उनको सिर्फ कुछ लोगों के खाना के मात्रा के बारे में ध्यान है कि 10 लोगों को बनाना है तो कितने हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं, आटा का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं, मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 500 लोगों को बनाएंगे तो किस अनुपात में क्या मिलाएंगे उनको ये पता नहीं, इसलिए उनसे गलती होगी। और वही जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, जिन्हें किराए पे लाते हैं हम लोग शादी विवाह में, वो 500 क्या 5,000 को भी बनाना है तो लिस्ट बना देता, ये चाहिए हम लोग ला कर देते हैं, और वो भोजन अच्छा से बना देता है। कारण क्या है? उसे अनुपात पता है कि 500 लोगों में किस अनुपात में कौन सा सामान लगेगा, और 5,000 लोगों में भोजन बनाने में कौन सामान कितनी मात्रा में लगेगा। तो किसी पदार्थ को जो बड़े पैमाने पर निर्माण करते हैं, उसको निर्माण करने के लिए उस प्रकार के सिद्धांतों पर कार्य किया जाता है, जिससे कि लागत कम हो, उत्पादन अधिक हो। आगे बढ़ते हैं। 5वां है विश्लेषण रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में मूलकों को, यौगिकों को, तत्वों को
पहचानने के बारे में अध्ययन किया जाता है। वैसे तो विज्ञान में सारी बातें एक्सपेरिमेंटल होती है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें जो भी हम पहचानेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पहचानेंगे। जैसे जल को हम जल कह रहे हैं, सभी लोग जल कहते हैं, इसमें नई बात क्या है भाई? तो आखिर जल को जल किसने कहा? तो हमारे माँ बाप भी जल कहे, उनके माँ बाप भी कहे, उनके माँ बाप भी कहे। अरे कभी तो ऐसा समय आया होगा जब किसी व्यक्ति ने जल का नामकरण किया होगा, तो नामकरण करने के लिए उनके कुछ गुणों को मानक तय किया गया और उसी मानक के आधार पर वह तरल पदार्थ जो रंगहीन हो, गंधहीन हो, स्वादहीन हो, पीएच मान 7 हो, उसे जल कहते हैं। तो ये गुण जिसमें पाया जाएगा उसको जल कहते हैं। तो जितनी भी दुनिया में पदार्थ हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा उसके गुण निर्धारित किए जाते हैं और उसी गुणों के आधार पर हम उसको पहचानते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत से पदार्थ हैं, अभी बहुत से पदार्थ खोजे जाने बाकी हैं, हम लोग सभी के बारे में नहीं जानते, क्योंकि जो कुछ बुकों में खोज कर लिख दी गई है उसको तो हम ढूंढ लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन जो अभी खोजा जाना बाकी है उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सब वैज्ञानिक उसको ढूंढते हैं और अपने मानक के अनुसार उन सारे बिंदुओं को जब तय कर लेते हैं तब दुनिया के सामने वो बातें आती हैं और हम लोग भी उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोकेमिस्ट्री, और आजकल इसका डिमांड भी ज्यादा है बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे डीएनए का संगठन क्या है, डीएनए का पैटर्न क्या है, आरएनए की संगठन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, हार्मोन्स, इन सभी के बारे में अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। 7वां है कृषि रसायन। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित नियमों और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात कृषि में उपज को कैसे बढ़ाया जाए, फसलों को सुरक्षा कैसे किया जाए, मृदा की जांच कैसे की जाए, किस मृदा में किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग किया जाए, इन सभी के बारे में कृषि रसायन में अध्ययन करते हैं। और अगला है औषध, या इसी को कहते हैं औषधि, औषध रसायन। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत औषधियों के निर्माण और उसके प्रयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस दुनिया में जीवधारियों के जीवन को सुरक्षित रखने में, उसको बचाने में औषध रसायन का अहम रोल है। आप सोचिए कि यदि औषधियां नहीं होती तो क्या इस दुनिया में इतने लोग रोगों से सुरक्षित हो सकते या नहीं?
तो जवाब में आपको मिलेगा कि नहीं, सुरक्षित नहीं रह सकते हम लोग। एक कोविड-19 कोरोना का जो वायरस इस दुनिया में तहलका मचा रखा है। कारण क्या है? उसके लिए कोई औषधि बनी ही नहीं है, तो उसके प्रभाव से बचेंगे कैसे? और जब तक औषधि नहीं बनेगी तब तक उस रोगों का इलाज भी पूर्णतः सही नहीं हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी रोग हैं उसके लिए कोई ना कोई औषधि बनी है, और कोविड-19 की औषधि के बारे में दुनिया के तमाम केमिस्ट लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल औषधि बनेगी, इसका भी इलाज होगा। तो हमारे दैनिक जीवन में औषध रसायन का अहम रोल है, जीवन का आधार है। पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है। यदि आज पूरी दुनिया से औषधियों को हटा दिया जाए तो मृत्यु दर में काफी तेजी से वृद्धि हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज हमने आपसे बात किया रसायन के इतिहास के बारे में, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी रसायन का क्या इतिहास था उसके बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में और उनके शाखाओं के बारे में। आप इन चीज़ों को नोट भी करते चलिए, कोर्स को बनाते भी चलिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है, समय चलता ही जाएगा। आप समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पॉइंट पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।